मोशन एनसीईआरटी का जो 4th चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, तो मोशन इन अ प्लेन में स्केलर वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी, 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनसीईआरटी सबके पास है। yes. देखो एक तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो चौथे चैप्टर का टॉपिक नंबर 4.11 और 5th चैप्टर में देखो 5.10 सर्कुलर मोशन फिर आ गया। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हल्का सा कंसेप्ट इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं और लॉज ऑफ मोशन में फिर बाद में डिस्कस किया जाएगा। ओके, चैप्टर टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन नाम से लग रहा है कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले, Speed. किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करते वक्त डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा कि नहीं होगा? किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी मूव, तो अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो सकती है? बिकॉज़ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, स्पीड वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझ गई बात? देखिए, व्हेन अ बॉडी रोटेट ऑन ए सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी रोटेट ऑन ए सर्कुलर पाथ, या व्हेन अ बॉडी मूव, रोटेट लिखो, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर मैं कांस्टेंट स्पीड बोलता हूं मतलब क्या हुआ कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, उसको कांस्टेंट स्पीड कहते हैं। ठीक है, विद कांस्टेंट स्पीड, then this type of motion is known as uniform circular motion. Then this type of motion is known as uniform circular motion. जरा समझिएगा, ध्यान से समझिए। मतलब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो कैसे मोशन होगा? मोशन इन द सेंस ये सर्कुलर पाथ है। देखो, जब बॉडी यहां जब होगी तो कुछ ऐसे चल रही होगी v स्पीड से, यहां हो गई तो यह चली होगी v वेलोसिटी कह सकते हैं, यहां हो गई, यहां v वेलोसिटी, यहां हो गई, यहां v वेलोसिटी। बताइए क्या हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है? हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है? नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं है। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its direction is changing, so velocity is not same, but the magnitude of velocity is same, so हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ रही बात? अब इस पर बेस्ड बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम बना लीजिएगा। v दिखाने का मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। अब चूंकि दिशा अलग अलग है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट डायरेक्शन अगर हटा दें, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। अब लिखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये नोट कर लिया? यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, जितने भी आपके लीनियर डेफिनेशंस हैं, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर, सब में एंगुलर लगा देंगे तो एंगुलर हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, अगर मान लिया एक सर्कुलर पाथ है, आप इस सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, ये इसका सेंटर है, और किसी भी टाइम मान लिया आप P1 पॉइंट पे हैं, या जो पॉइंट मान लें P1 पॉइंट पे, हम यहाँ पे खड़े आपको देख रहे हैं और एक व्यक्ति आपके साथ है। dt टाइम में आप P2 पॉइंट पे पहुंच गए, और यहां पर आपने जो डिस्टेंस कवर की वो डेल्टा एस कवर की,
आपके साथ अगर मान ले ये 2 मीटर थी, मान ले, अगर लिखिएगा नहीं आप, तो आपके साथ चलने वाला व्यक्ति कहेगा कि आप यहां से यहां तक गए और आपने 2 मीटर डिस्टेंस कवर की। सही कह रहा हूं मैं? ये डिस्टेंस कौन सी है? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और हम यहां से खड़े देख रहे थे आपको, हमने कहा ये यहां थे और डेल्टा टी टाइम में यहां पहुंच गए, ये इतने एंगल से घूम गए, तो ये हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रही बात नहीं आ रही? ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। आप सर्कुलर ट्रैक पे कहीं पे भाग रहे हैं, एक सर्कुलर ट्रैक है, कुछ लोग स्कैटिंग वगैरह करते होंगे, करते हैं? कोई इसमें है कोई स्कैटर? ये सर Sir, स्केटिंग कर रहे हैं, हैं? सब कर रही है स्केटिंग। नहीं, स्कैटिंग में किस लेवल तक की है? सर स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। हाँ, नहीं, मेरा भतीजा है, वो नेशनल चैंपियन रहा है स्केटिंग का, और गोवा गोवा में जाता था, तो बहुत बड़ा स्केटर है। तो स्केटिंग की होगी तो आप मतलब इस ट्रैक पे दौड़ रही हैं और हम भी आपके साथ दौड़ रहे हैं। अब हम तो बाइक लेके दौड़ रहे हैं, स्केटिंग कर नहीं पाते। यहाँ पे आप थी, आप यहाँ से यहाँ गई, 2 मीटर आपने डिस्टेंस कवर की। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आपने यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर डिस्टेंस कवर की, दैट इज लीनियर डिस्टेंस। ये एक व्यक्ति यहाँ बैठा आपको ऑब्जर्व कर रहा था, उन्होंने कहा आप यहाँ थी और टी समय बाद यहाँ पहुंच गई, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने एंगल कहा, इसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ में आई बात? तो लिखिएगा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मतलब एंगुलर चीज यहां पर बैठ के ऑब्जर्व की जाएगी और लीनियर चीज पीछे पीछे दौड़ के ऑब्जर्व की जाएगी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? मतलब एंगुलर जो भी होगी वो यहाँ पर बैठ के ऑब्जर्व की जाएगी। तो लिखिएगा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, the angular displacement of a particle moving along a circular path। पार्टिकल या बॉडी? तो भी लिखना चाहो, देखिए, बॉडी नहीं, पार्टिकल, पार्टिकल, क्योंकि बॉडी नहीं, बॉडी नहीं, पार्टिकल। अब मैं बताता हूँ पार्टिकल क्यों। सुनिए 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 सुनिए, यहाँ पर पार्टिकल क्यों लिया जाएगा, सावधान। हम एक पार्टिकल है कि हम एक बॉडी है? sir, we हम एक बॉडी है। consider it as a particle now. हम एक पार्टिकल है कि हम एक बॉडी है? बोले आप सर हैं? नहीं, मेरा सर भी है, नाक भी है, सब। हम एक बॉडी है ना? तो देखो ध्यान से, जब हम ये रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप सन से देखोगे तो हम पार्टिकल हैं। देखिए, जब कोई बॉडी घूमती है तो उस बॉडी का हर एक पार्टिकल घूमता है, नहीं घूमता है? उसको सर्कुलर मोशन नहीं कहते, उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। समझ आ रही बात नहीं आ रही? जब एक पार्टिकल घूमेगा तो सर्कुलर मोशन। अब मैं आपको कंफ्यूजन सही कर देता हूँ। आपने लीनियर मोशन पढ़ा है? यस सर। और आपने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? Yes, sir. दोनों का मतलब सेम है कि अलग अलग है? देखो, जब कोई पार्टिकल चलता है, पार्टिकल को सिंगल पार्टिकल, एक टाइनी पार्टिकल, वो कैसा मोशन करता है? लीनियर मोशन करता है। लेकिन जब उसी रास्ते पर कोई बॉडी चलती है, तो बॉडी बोले तो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, बहुत सारी बॉडी के हमारे पार्टिकल्स हैं, सब एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। तो हमारी पूरी बॉडी जो मोशन कर रही है वो कैसा मोशन कर रही है? ट्रांसलेशनल मोशन। पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है? उसी प्रकार से अगर एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, पूरी बॉडी, देखो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला पार्टिकल इतनी दूर है, ये वाला पार्टिकल इतनी दूर है, ये वाला पार्टिकल इतनी दूर है, पूरी बॉडी रोटेट करेगी तो हर एक पार्टिकल अपने अपने पाथ पे रोटेट करेंगे, नहीं करेंगे? तो इस पूरी बॉडी के रोटेशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों पॉइंट समझ में आए नहीं आए? तो हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम पार्टिकल लेंगे, बॉडी लेंगे? सर्कुलर मोशन में पार्टिकल या बॉडी? Particle. पार्टिकल। तो आप लीनियर और ट्रांसलेशनल बिल्कुल माइन्यूटली समझ में आए क्या होते हैं? तो लिखिएगा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल में वही जो स्कैटरिंग कर रही थी,
उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम यहां से उनको देख रहे हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ is the angle swept out ये बता रहा हूं, swept out by the radius vector in the given time interval, swept out by the radius vector in the given time interval। जरा समझ में आ तो रही होगी बात, समझिएगा। स्वेप्ट आउट, स्वेप्ट माने क्या होता है? स्वेप्ट का मतलब क्या होता है? अरे झाड़ू सर, लगाना। इतना समझ आ गया। नहीं, मैं कुछ और बताना, कुछ और चाहता हूँ मैं, आपको इंग्लिश से इम्प्रूव करा रहा हूँ। ये रेडियस वेक्टर है, ये जितने एंगल से घुमा है पूरा रेडियस वेक्टर, इसकी बात हो रही है, समझिएगा। हम यहां से बैठ को आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में आपको ऐसे इस तरीके से इस प्रकार से एक रॉड लगी है, ये रॉड जितने एंगल से घूमी है इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेस, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P1 to P2, if a particle moves from P1 to P2, एक्चुअली ये जो वर्ड्स है फिजिक्स की भाषा में स्वेप्ट का मतलब मैं वो झाड़ू लगाना ही नहीं बता रहा हूँ, फिजिक्स की भाषा समझना पड़ेगा। if particle moves from P1 to P2 in time delta t, where P1 P2 is equal to delta s, P1 P2 is equal to delta s, so the angular displacement क्या होगा? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? इसकी यूनिट क्या होगी? डिग्रीज है? अरे इसकी यूनिट रेडियन होती है, आपको बहुत छोटे क्लास पढ़ाया गया, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, लिखा तो वही है। फिजिक्स की भाषा में उसका मतलब समझ अलग हो गया, बट इट इज रेडियन। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब लिखिए एंगुलर वेलोसिटी। तो डेल्टा एस के नीचे क्या लिखा आर है? आर 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 ओके सर। आपको याद होगा एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस हमने पढ़ा है, तो ये वही है आपका। तो क्योंकि फिजिक्स की भाषा में उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब लिखिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जरा वेलोसिटी की डेफिनेशन बताइए, आप केवल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? ये डायग्राम बना लिया है ना? वेलोसिटी की डेफिनेशन बताएं। अरे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। rate of change of displacement is called velocity, तो rate of change of angular displacement का angular velocity। बस जहां पर angular लगा दीजिए और लिखिए rate of change of angular displacement is called angular velocity। the rate of change of angular displacement is called angular velocity। अब यहाँ दो चीजें बार बार आपको दिक्कत क्रिएट करेंगी, आपको पहले लिखिएगा फिर हम बताएं। देखिए हमने मान लिया लेट इन टाइम डेल्टा टी the angular displacement is delta theta, angular displacement is delta theta। अब बताओ टाइम भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, क्या दोनों को एक साथ आप मेजर कर सकते हैं? तो यहां पर वेलोसिटी हमेशा एवरेज ली जाएगी, द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या लिखा है? ओमेगा। आप कहेंगे डब्ल्यू भी ऐसे बनता है, देखो डब्ल्यू की टांगे ऐसे कर दीजिए तो बन जाता है ओमेगा, थोड़ा सा उसकी टांगे ऐसे कर दीजिए, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ओमेगा, और एवरेज निकालने के बाद लगा दीजिए तो होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है।
इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द यूनिट? बोलो भाई, थोड़ा दिमाग लगाया ब्रो। रेडियन पर सेकंड। यस भाई, एंगल का रेडियन, इसका सेकंड, रेडियन पर सेकंड। अब देखिए, जब आपने डायमेंशन पढ़ी थी तो वहां पर एक फॉर्मूला आया था, तो अब बताइए इसकी कोई डायमेंशन होगी? अगर डायमेंशन की बात करें सर और यहाँ सेकंड की होगी टी, तो अगर मुझे डायमेंशन कह देते तो हम क्या करते? टी इनवर्स कह देते। अगर मुझसे कहते डायमेंशन निकालो तो टी इनवर्स कह सकते नहीं कह सकते हैं। तो जैसे जैसे फार्मूले आपको मिलते जाए उनकी डायमेंशन निकालते जाइए। अच्छा, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बताइए। अगर मुझे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे आप? याद होगा आपको, जब लीनियर मोशन पढ़ाया जा रहा था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बार बार यूज किया जा रहा था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? देखो, हमने कहा कोई बॉडी रोटेट करी है, बस बताओ कितनी वेलोसिटी इसकी होगी, अभी बताइए। अब घड़ी देखने का मौका नहीं दिया, हमने कहा तत्काल वेलोसिटी बताइए, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हैव यू गॉट द वर्ड? उसके लिए टाइम चेंज बहुत इस्तेमाल बना जाता है, तो इसको ओमेगा से लिखेंगे और यहां लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, नॉट जीरो बट टेंड्स टू जीरो, वेरी स्मॉल वैल्यू। समझ में आई बात? नहीं है? क्या लिख रहा हूं? डेल्टा टी। और ये जो बहुत स्मॉल होता है इसी को डी ओमेगा बाई डी टी कहते हैं। तो मैं लिख क्या रहा हूं भाई? डेल्टा थीटा होगा ना, डी थीटा बाई डी टी कहते हैं। आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था, वहां बताया गया था बहुत स्मॉल चेंज को ही डी कहते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस बार बार आएगा, इंस्टेंटेनियस, इसको पकड़िएगा। ये वर्ड समझ में आएगा? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? तत्काल, एट वंस बताइए। मतलब उसमें टाइम चेंज वेरी स्मॉल माना जाएगा, जीरो नहीं है ये। लिमिटिंग वैल्यू उसकी है। लिमिट पढ़ी आप लोगों ने क्या? मैथमेटिक्स वालों ने लिमिट पढ़ी है? सर मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी थी अपने आप से, लेकिन मुझे लगता है स्कूल में हुआ है। अपने आप से पढ़ा भैया, एक बार टीचर से पढ़ लेना। कोई लिमिट के क्वेश्चन लगाने के तरीके चेंज है, नहीं समझे? तो वैभव सर ने भी कराए थे लिमिट। हाँ, कराई होगी। तो लिमिट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक लिमिटिंग वैल्यू है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लिमिटिंग मतलब डेल्टा टी जीरो नहीं है, बहुत स्मॉल है, इसलिए टेंड्स टू जीरो कहा गया है। ठीक है, अब लिखिए टाइम पीरियड। अब नई नई चीजें आएंगी। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड नाम से लग रहा है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम किसी बॉडी को लगे, पार्टिकल को लगे। बॉडी बोलेंगे बार बार, जहां बॉडी लिखे वहां पार्टिकल लिखिएगा, क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, यहाँ एक पार्टिकल मूव करेगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड लिखिए, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन revolution, to complete one revolution along the circular path, along the circular path is called time period. Along the circular path is called time period, denoted by capital T, denoted by capital T। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, करते भी इसका स्टैंडर्ड नाम है। अगला लिखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नाम से लग रहा होगा, पढ़ा भी आपने है कि पर सेकेंड कोई पार्टिकल जितने ऑसिलेशन या जितने रोटेशन कंप्लीट करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मूवमेंट। सर्कुलर मोशन में बात कर रहा हूं, क्योंकि और भी फ्रीक्वेंसी हर जगह होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, the number of revolution per second, denoted by जरा समझिएगा, denoted by n भी होता है, denoted by f भी होता है, और ये एक साइन ये बार बार बनेगा। ये साइन समझ में कैसे बन रहा है? ऐसे बन रहा है। इसको न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू।
तो डिनोटेड बाय न्यू लिख दीजिए आप, एन एफ और न्यू, कोई भी नाम दे दो, एन लिख दो, एफ लिख दो या न्यू कह दो, उसको न्यू कहते हैं। और न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 1/t। हम फिलहाल एन इस्तेमाल करेंगे बार बार, लेकिन कहीं कहीं फिर आगे जब चल के जब लाइट के बारे में हम बात करेंगे तो वहां न्यू बार बार यूज किया गया है वेव में, इसलिए न्यू लिख दीजिए आप, एन इज इक्वल टू 1/t। अब एक सर लिखिए एक म्यू नोट, और न्यू अलग न्यू होते न्यू हैं? न्यू, हाँ म्यू ऐसे बनता है, म्यू जो यू होता है ना, यू यू ऐसे खड़ा कर दो यू को तो ये म्यू बन जाता है। नो सर, म्यू और न्यू। हाँ म्यू म्यू ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे यू जो होता है उसको बारबी डाल बना दो, ऐसे ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो ये म्यू है, ये न्यू। ओके सर। देखो ये मैथमेटिक्स और ये फिजिक्स कितनी बढ़िया है। अभी देखो कोरोना आया, इतना वेरिएंट हो रहा है कि इनको सर एक अंग्रेजी बारी में साइड नाम हो ना। नहीं है, इनको नाम नहीं आया तो अल्फा बीटा डेल्टा गामा बेचारे फिजिक्स से ही हेल्प से ही कोरोना चल रहा है, समझ लीजिएगा। यस सर, अभी कहे तो वही है। क्या हो गया? सर कुछ नहीं। कुछ तो बताया, तो हमको बताओगे नहीं तो गलत बात है। हो गया, ये एन का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे, न्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। न्यू कैसा, न्यू अच्छा लग रहा है कि एन अच्छा लग रहा है? बोले हमको तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, हमको तो लग रहा है जल्दी क्लास आप करो, हम आराम करें जा करके हैं, वही बताया करते हो, पता नहीं क्या पढ़ाया करते हो। क्या इसमें अच्छा लग रहा है? चलिए न्यू का इस्तेमाल मैं करूंगा। अब लिखिए एक नोट, एक फॉर्मूला बनाने हम जा रहे हैं। लिखिए एक नोटिंग, एक बार एनसीईआरटी में देख रहा हूँ इन्होंने जो यूज किया उसकी वही मैं यूज कर देता हूँ। एक तो बहुत शॉर्ट में लिखते हैं ना, ये बिल्कुल उसी में सब कुछ घिस पिस कर देते हैं, उसी में सब कुछ निकल आता है इनका फार्मूला। ठीक है, एक नोट लिखिए, एक फार्मूला बनाने यहाँ जा रहा हूँ। देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं कि वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, जनरल फार्मूला है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल को ही तो एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्यों? अगर अगर ये जो स्मॉल टी है ना, ये कैपिटल टी आप ले लीजिए, मतलब टाइम पीरियड ले लीजिएगा। टाइम पीरियड बोले तो एक पूरा ऑसिलेशन, एक पूरा सर्कुलर पाथ कवर करने में जितना टाइम लगे, तो बताइए अगर ये टाइम पीरियड होगा तो वो पार्टिकल कितने एंगल से घूम चुका होगा? मतलब पार्टिकल यहां से रोटेट करना शुरू हुआ है यहां से, और पूरा घूम करके यहाँ पहुंच चुका है, उस टाइम को आपने कैपिटल टी माना है, तो यहां से यहां तक रोटेट करने में कितने रेडियन से घूम चुका है? सर 2 पाई। 2 पाई। तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा कितना हो जाएगा? 2 पाई। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये फॉर्मूला हो गया। और आप जानते हैं एज 1/t को न्यू लिखते हैं, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। तो ये फार्मूला इस्तेमाल बार बार न्यूमेरिकल में किया जाएगा। भाई जैसे मान लेते हैं घड़ी है, घड़ी की सेकंड वाली सुई टिक 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 चल रही है, और सेकंड वाली सुई के टिप पे आपने एक पार्टिकल रख दिया है, तो पार्टिकल भी चल रहा है। अब बताओ सेकंड वाली सुई के टिप पे जो पार्टिकल है वो एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा? सेकंड वाली सुई घूम रही है, उसके टिप पे एक पार्टिकल है वो भी घूम रहा है, और ये सुई पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, एक पार्टिकल ने भी कंप्लीट कर लिया। अब इस पार्टिकल ने एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने में कितना टाइम लिया? 60 seconds. 60 सेकेंड लगा। तो आपको टाइम पीरियड मालूम हो गया कैपिटल टी, तो ओमेगा निकाल सकते हैं आप। तो इसका इस्तेमाल हम बार बार करेंगे ओमेगा निकालने के लिए, ठीक है। अब लिखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बार बार एक लीनियर एंगुलर आ रहा है, ये नोट कर लिया। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी,
जरा सावधान। अभी वो कौन सा दौड़ रहे थे, क्या स्केटिंग कर रहे थे? अभी स्केटिंग में दौड़ रहे थे, कौन दौड़ रही थी? अनुश्री चलती, कौन थी? उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन थी, क्या नाम है? प्रज्ञा। प्रज्ञा दौड़ रही थी। तो प्रज्ञा उस ट्रैक के सर्कुलर पाथ में घूम रही थी, तो उनके पास कौन सा डिस्प्लेसमेंट था? लीनियर नहीं था। और हमने कहा ये इतने एंगल से घूम गई, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? एंगुलर। तो क्या दो प्रज्ञा है? एक लीनियर भी चल रही है, एक एंगुलर चल रही है। हमने कहा उसने ट्रैक पर 10 मीटर चला, हमने कहा उसने ट्रैक पे 50 डिग्री एंगल से घूम लिया। ये दोनों बातें हैं तो एक ही चीज नहीं है। तो दोनों दो वेलोसिटी उसके पास है, एक तो लीनियर वेलोसिटी है, एक एंगुलर वेलोसिटी है। तो इस पे रिलेशन निकालना है, ठीक है? तो लिखिएगा, let a particle is moving in a circular path, let a particle is moving in a circular path in time delta t, in time delta t, डायग्राम ना बनाइएगा, डायग्राम में कुछ समझाने के लिए बना रहा हूं। इन टाइम डेल्टा टी its linear displacement is delta s, its linear displacement is delta s, and angular displacement is delta theta. Its linear displacement is delta s and its angular displacement is delta theta, and r is the radius of the path, and r is the radius of the path. तो ये डायग्राम के हिसाब से लैंग्वेज समझ में आ गई कि एक पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और डेल्टा टी टाइम में एंगुलर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस ये वाली, और डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो आप जानते हैं एक फार्मूला, वी नो दैट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर होता है, ये जानते हैं आप। क्या यहाँ टाइम आया? बिना टाइम के वेलोसिटी नहीं आएगी। क्या यहाँ टाइम दिखा है कहीं? नहीं दिखा है। तो आप टाइम को इंट्रोड्यूस कर दो, क्या करोगे? डिवाइडिंग बोथ द साइड, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, वी गेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अलग कर दो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहां तक बात समझ में आई? एक एक पॉइंट समझते जाइएगा, क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। ये क्या दिख रहा है आपको? सर एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या दिख रहा है? लीनियर वेलोसिटी। लेकिन ये हो क्या रहा है कि ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो हम ये कहेंगे एवरेज वेलोसिटी है ना? तो उसके लिए आपको अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए कि तत्काल आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो डेल्टा टी को क्या मानना पड़ेगा? वेरी स्मॉल। हम बार बार इंस्टेंटेनियस निकालेंगे, तो आप लिखेंगे कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये हम यहाँ पर लेके चलेंगे, ठीक है? क्या ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर अलग कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी, ये 1 अपॉन आर, ये लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहां लिख देंगे वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को आपने एक मिनट एक स्टेप बढ़ा दो, चाहे अगर आपको नहीं मत बढ़ाओ, इसको लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, ये ओमेगा है, इसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, एंड लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जिसको कि डीएस बाई डी टी कहते हैं, ये आपका वी है। समझ में आ गया होगा?
अच्छा पहले लिखिए फिर बताएं। ये समझ में आ गया? सर वहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर नहीं सर, इधर ही। ये चीज ओमेगा है एंग्लोप्लास्टी, अभी बताया नहीं एंग्लोप्लास्टी। नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू मतलब आपने लिखा क्या है? ब्लर है थोड़ा सा। अच्छा एक मिनट, देखो ये ओमेगा है, यस ये सर, 1/r है, यस सर, ये v है, तो ओमेगा Yes, इज sir. इक्वल टू v/r लिखा है, या v इज इक्वल टू r ओमेगा लिखा हुआ है। ओके सर, ओके। अब देखिए इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखें आप इन वेक्टर फॉर्म, तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, ओमेगा क्रॉस r होता है। अभी मैं समझा रहा हूं कैसे होता है। इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। जरा समझने की कोशिश करिएगा, सावधान। एंगुलर चीज कहां पे हो रही है? सेंटर पे हो रही है। सेंटर पे बैठे बैठे हम इनको ऑब्जर्व कर रहे थे कि कितने एंगल से घूम रही है, इनकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। तो एंगुलर चीज कहां पे हो रही है? सेंटर पे हो रही है। पॉइंट समझ में आया? तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब मैं बढ़िया सी बात आपको बता रहा हूं, सुनिए जाएगी, सावधान। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो इधर, एक मिनट। पार्टिकल जिधर भी चल रहा है उधर अपने राइट हैंड के उंगलियों को ऐसे कर्ल करिए। देखो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे कर्ल करिए। अंगूठा किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। तो जिधर अंगूठा आएगा उस डायरेक्शन में आपकी एंगुलर चीज होगी, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हो, चाहे एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो। समझ में आई बात? नहीं आई? जैसे कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो आप ऐसे अपनी उंगली को कर्ल करिए, ये एंगुलर डायरेक्शन होगी। समझ में आई बात? अब जरा समझिएगा, इसको वेक्टर डायरेक्शन बताइए। पार्टिकल ऐसे चल रहा था, ये पार्टिकल ऐसे वेलोसिटी से चल रहा था, ऐसे। बताओ ओमेगा की डायरेक्शन किधर होगी? आपकी तरफ होगी नहीं होगी? बाहर की तरफ। पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ओमेगा बाहर की तरफ है कि नहीं है? ओमेगा बाहर की तरफ है। हमने क्या कहा? राइट हैंड के उंगलियों को उधर कर्ल करिए जिधर पार्टिकल चल रहा है। तो जिधर अंगूठा होता है वो उस एंगुलर वेलोसिटी या वो उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अच्छा, यहां पर लिखा ओमेगा क्रॉस आर। वेक्टर क्वांटिटी में किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन बताने का तरीका क्या था? अगर ए क्रॉस बी दो क्वांटिटी का वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसको डायरेक्शन में कैसे बताते थे? याद करिए आप, याद है आपको? याद होगा, हमने कहा था अगर ए क्रॉस बी है तो ए की डायरेक्शन में अपनी हथेली को करिए, बी की डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करिए, ये अंगूठा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को बताएगा। याद आया? याद यस आ रहा है नहीं आ रहा? हमने कहा था ए की डायरेक्शन में हथेली को करिए राइट हैंड की, उंगलियों को बी की डायरेक्शन में मोड़िए, जिधर अंगूठा होगा वो उसके रिजल्टेंट डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब सुनिए जरा, ओमेगा की डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना ये। तो आप ओमेगा की तरफ हथेली करिए, वह हथेली ऐसे हो सकती है, कर दिया ऐसे, और उंगलियां किधर कल करेंगे? आर की तरफ। देखिए अब एक्चुअली में अब इतना टेढ़ा मेढ़ा बनाए कैसे हैं? देखो देखते हैं, ये हथेली ऐसे हो रही है, नहीं बन पाएगा इसमें, एक्चुअली में 3D डायग्राम होगा। देखिए अब एक कोई चूड़ी उड़ी पड़ी हो तो बना बना के बता दें आपको हम। कोई चुरा नहीं ले गया। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है सर्कुलर पाथ,
सबको दिख रही है ना? मेरी नहीं है लेकिन, दिख रही है ना? यस सर। मैं बता दिया मेरी नहीं है। पार्टिकल ऐसे चल रहा है, नहीं मैं बता देता हूँ ना, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो अगर मैं ऐसे कर्ल करता हूँ अपनी उंगली को तो डायरेक्शन ओमेगा की है कि नहीं है? यस सर। आप क्या देखिएगा, और ये आर है, इसका रेडियस है ना। यस सर, अब रेडियस। ओमेगा क्रॉस आर के लिए क्या कहा गया कि ओमेगा की डायरेक्शन में अपनी हथेली करिए, कर दिया। आर की डायरेक्शन में क्या करना है, उंगली मोड़ना है। तो आर की डायरेक्शन में कैसे उंगली मोड़ेंगे आप? ये हथेली कहाँ से गुजरे, ये हथेली है, और अब इसको मोड़े कैसे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप 3D नहीं मोड़ पाएंगे, इतनी इसमें हाथ नहीं घुस रहा है। कभी बड़ा चूड़ा लेके आएंगे, किसी मोटी लेडी का कोई मोटा सा चूड़ा होगा तो उसमें समझाएंगे। अब लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बताइए, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन Engine velocity with time, sir. है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो होता है ना। तो उसके पहले एंगुलर लगा दीजिए, तो लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल is called angular acceleration, is called angular acceleration. The rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Angular acceleration given by नहीं given by या denoted by alpha, denoted by alpha, इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है। एक्चुअली में अल्फा ऐसे नहीं बनता, ये प्रोपोर्शनल अल्फा बनता है ऐसे, ऐसे मुंह फैलाता है, लेकिन आप ऐसे बना दीजिएगा गिवन बाई अल्फा या डिनोटेड बाई अल्फा। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए लेट इन टाइम डेल्टा टी, लेट इन टाइम डेल्टा टी the angular velocity changes by delta omega. Let in time delta t the angular velocity changes by delta omega. Angular velocity changes by delta omega. Then देखिए एक्चुअली में टाइम के साथ साथ ओमेगा चेंज हो रहा है, और आपने केमिस्ट्री में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, किसी का हाइजेनबर्ग का था, किसका? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है वो? Sir, it is impossible to determine simultaneously the momentum and the position of a microscopic body like an electron. हाँ, मोमेंटम को वेलोसिटी भी कह सकते हैं। मोमेंटम का मैं क्या होता है, मास Yes, इनटू sir. वेलोसिटी Mass होती है। constant यानी कि आप उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ नहीं बता सकते, वेलोसिटी टाइम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, नहीं समझे बात? वही याद रखिए, दो चीजें एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अब यहाँ क्या हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, नहीं समझे? तो अब हम उसका एक साथ मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मजबूरी है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बार लगा देते हैं और ये आएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन हमको तो इंस्टेंटेनियस चाहिए, तत्काल, फौरन बताइए वेलोसिटी कितनी होगी। तो फौरन बताने के लिए टाइम चेंज क्या मानना पड़ेगा, वेरी स्मॉल। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ ये दो क्वांटिटी एक साथ मेजर नहीं कर सकते आप। समझ आ रही वाली यारी बात? वो केवल मोमेंटम पोजीशन की बात नहीं है, वो मोमेंटम पोजीशन भी हो सकता है, टाइम पोजीशन भी हो सकता है, टाइम वेलोसिटी भी हो सकता है। दो क्वांटिटी आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते। तो जो अगर हम निकालें इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू, तो इसमें लिमिट लिख लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0
डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, इसको लिखेंगे डी ओमेगा बाय डी टी। देखिए अगर ओमेगा टाइम का फंक्शन है तो ओमेगा को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, हमने बताया था यूज क्या इसका है। तो ये आपका डेफिनेशन होगा। और वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म अल्फा इज ए, नहीं अभी तो एक मिनट, अभी ये नहीं हुआ होगा वेक्टर, क्यों अभी यही लिखा है ना। हो गया। आप ये बताइए कि भाई आप बार बार एंगल चेंज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम आपको देखते जा रहे हैं, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है। लिखिए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड angular acceleration and linear acceleration, angular acceleration and linear acceleration। कैलकुलस आपको पढ़ाई गई है, इसलिए कैलकुलस का इस्तेमाल हम करेंगे या ना करें, नहीं करता हूं अच्छा। देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, अभी हम बता चुके हैं आपको, कोई दिक्कत। और अगर लीनियर वेलोसिटी, और हम ये भी जानते हैं वी एस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, v अपॉन आर। तो ओमेगा की जगह v अपॉन आर कर दीजिए। सो अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ v अपॉन आर। अब बताओ v अपॉन आर में कौन सी चीज कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रही है? आर। भाई जिस जिस पाथ में आप मूव कर रहे हैं उसका रेडियस तो कांस्टेंट है ना, तो 1 अपॉन आर बाहर हो जाएगा, ये आएगा dv अपॉन dt। ये दिख रहा है आपको क्या लिखा है? इट इज अ लीनियर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू ए, यानी अरे ये 1 अपॉन आर आएगा, 1 अपॉन आर इंटू ए, या ए इज इक्वल टू आर अल्फा, जहां ए जो है वेयर ए इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन। और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। जरा देखिएगा, थोड़ा सा इसी चूड़ी में काम चलाते हैं। देखिए बॉडी ऐसे चल रही थी, अल्फा की डायरेक्शन ये है कि नहीं है, क्या है ना, और आर आपका ये है रेडियस, और पार्टिकल ऐसे चल रहा है इस प्रकार से। डायग्राम समझ में आ रहा है? हमने क्या कहा, अल्फा की डायरेक्शन हथेली के लिए, हथेली ऐसे कर सकते हैं, ये सेंटर पे है मान लिया, उसके अंदर घुस नहीं पाएगी। हथेली ऐसे कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं? और ये आप उंगली हमने किधर कर्ल की, रेडियस की तरफ, तो अंगूठा आपका सरकमफ्रेंस में इधर की तरफ है कि नहीं है? और बॉडी भी ऐसे चल रही थी नहीं चल रही थी? समझ आ रही बात नहीं आ रही है? भाई इसके अंदर से हाथ घुस नहीं पा रहा है, अगर ऐसे घुसेड़ दे हम, मान लिया कोई फंस न जाए, आपका बाद में वाइफ है चूड़ी क्या पहने हो, ये है, ये हथेली है, ये अल्फा की तरफ है, रेडियस डायरेक्शन में ये हमने अपना उंगली मोड़ दी है, और अंगूठा सरकमफ्रेंस में इस तरफ आएगा, तो ये आपका ए रिप्रेजेंट करता है। अब लिखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी डेफिनेशंस आती जा रही, ध्यान से पढ़िएगा।
देखिए ये नोट कर लिया। अभी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट थी? नो सर, नो सर, चेंज हो रही थी। तो जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। तो उस बॉडी में एक प्रकार का एक्सेलरेशन होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन लिखिएगा, अ बॉडी मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी ना लिखिएगा, बार बार बॉडी बोलते हैं, लिखा बॉडी भी है कई जगह, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन यह पार्टिकल है। व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, when a particle move in a circular path, then its velocity changes continuously. Then its velocity changes continuously. Velocity changes continuously, and an acceleration acts on the particle, and acceleration acts on the particle या develop in the particle लिखिए, whose direction is always towards the center. Whose direction is always toward the center, called centripetal acceleration. Called centripetal acceleration. एक बार फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। When a body moves in a circular path, its velocity changes continuously. When a body moves in a circular path, its velocity continuously changing, and an acceleration produced in the particle, whose direction is always toward the center, called centripetal acceleration. तो इसके बारे में चूंकि लंबी प्रूफ है इसलिए कल डिस्कस करेंगे, अभी हो नहीं पाएगा, बेकार थोड़ा सा होकर के छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप लोग? न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के कर रहे हैं? सभी लोग एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कर रहे हैं? तो सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट क्लास में ध्यान से सुनिएगा हम कह क्या रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मोशन इन अ प्लेन खत्म हो जाएगा, करीब 15 मिनट का समय लगेगा। इसके बाद आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से करेंगे अपने घर पे, और हम शुरू कर देंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन होने के बाद में हम उस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तब तक आप उनको लगाएंगे, कोई दिक्कत? मतलब हम जिस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि शुरुआत के चैप्टर में एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल खास थे नहीं, मतलब हम क्या करेंगे, जिस चैप्टर को खत्म करेंगे आप उसके न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे लगाएंगे, कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे, कुछ अपने हिसाब से लगाएंगे, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। उस दौरान आप पुराने चैप्टर के यानी पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाएंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत? हो जाएगा ना? यस सर, हो जाएगा। ओके, कर लीजिएगा। ओके, गुड नाइट। ठीक है। यस सर। सर